नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़े हैं लाउड किसान शो में, फार्मर शो में। सबसे पहले मैं आपको दो बड़ी खबरें दे रहा हूं। मेरा ख्याल है ये दोनों खबरें शायद हो सकता है आपके पास अभी तक न पहुंची हूं। पहली चीज मुझे ये लग रही है कि मेघालय के उपराज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक, जो इससे पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, फिर उन्हें गोवा का उपराज्यपाल बना के भेजा गया और अब उन्हें देश के सबसे छोटे राज्य मेघालय का उपराज्यपाल बनाया गया। शायद इसलिए कि सत्यपाल मलिक सोच से समाजवादी हैं, बेखौफ हैं और जो सोचते हैं वही कह देते हैं। वो जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही थी जो जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत पसंद आई थी और वो वहां के लोकप्रिय राज्यपालों में से एक बन गए। जम्मू कश्मीर के बाद वो जब गोवा के राज्यपाल हुए तो उन्होंने फिल्म फेस्टिवल से लेकर के विभिन्न समारोहों में ऐसी बातें कही जो शायद केंद्र सरकार को बहुत रुचिकर नहीं लगी होंगी, क्योंकि उन्होंने लोगों के से जुड़ी समस्याओं के ऊपर अपनी राय रखी और अब उन्होंने किसानों से जुड़ी अपनी राय रखी है और केंद्र सरकार से ये कहा है कि वो किसी भी कीमत पर किसानों को न दबाए न उन्हें अपमानित करे। इसका मतलब कि उनका ये मानना है कि केंद्र सरकार किसानों को दबा भी रही है, अपमानित भी कर रही है। और मेरे पास थोड़ी देर पहले खबर आई जिससे मुझे लगा है कि सत्यपाल मलिक उपराज्यपाल पद से किसानों के समर्थन में, उन सरकारी नीतियों के विरोध में, उन दलगत नीतियों के विरोध में जिससे वो रिश्ता रखते हैं, वो शायद त्यागपत्र दे दें और शायद ये केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ा जोल्ट होगा। इसलिए केंद्र सरकार ये चाहेगी कि ये पहल वो सत्यपाल मलिक के हाथ में न दे, बल्कि वो सत्यपाल मलिक जी को कोई आरोप लगा करके सत्यपाल मलिक जी को कोई बहाना बना करके हटने के लिए विवश करे, ताकि ये कहने को हो कि केंद्र सरकार ने उनकी देश विरोधी नीतियों से या उनके वक्तव्य से या भड़काऊ वक्तव्य से जो किसानों के पक्ष में वो दे रहे हैं, केंद्र सरकार सहमत नहीं है और उसने उनसे कहा है कि वो इस्तीफा दे दें। ये खबरें मेरे पास आई हैं। मैंने सोचा कि इन खबरों को मैं किससे पुष्ट करूं, तो मैं आपके पास दे दूं। और ये अफवाह नहीं है, ये आप भी जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोग सत्यपाल मलिक जी के दोस्त हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें पता होगा सत्यपाल मलिक जी क्या सोच रहे हैं। सत्यपाल मलिक का दुर्भाग्य ये है कि वो आज भी अपने को समाजवादी दायरे से बाहर नहीं ला पाए, वो सांप्रदायिक नहीं हो पाए, वो हिंदू मुस्लिम सिद्धांत में विश्वास नहीं कर पाए। इस खबर को यहीं रोकते हैं, आपके सामने मैंने रख दिया। अब देखना है केंद्र सरकार इस पे पहले अमल करती है या उपराज्यपाल महोदय खुद इसके ऊपर अमल करते हैं। दूसरी खबर, मुझे ये लग रहा था कि किसानों के समर्थन में कहीं छात्रों का समर्थन न जुड़ जाए, उनके साथ उनकी ताकत न जुड़ जाए। इसलिए मैं बार बार केंद्र सरकार से ये अनुरोध कर रहा था। मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मेरी एक हैसियत है। मैं इस देश के 130 करोड़ या 135 करोड़, जिसे केंद्र सरकार जिस आंकड़े को मानती हो कि ये सही है, मैं उसका एक सम्मानित सदस्य हूं, क्योंकि मेरे ऊपर अभी तक कोई आपराधिक चार्ज नहीं लगा, मेरे ऊपर केंद्र सरकार ने अभी तक हमला नहीं बोला। हमारे मीडिया के साथी, मेरे दोस्त मुझे मीडिया के विरोधी नहीं मानते हैं, बल्कि ये मानते हैं कि ये मीडिया के शुद्धिकरण के अभियान में अपने साथियों के साथ ये शख्स लगा हुआ है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि मैं उस 130 या 135 करोड़ इस देश के नागरिकों के समूह का सम्मानित सदस्य हूं और उसके नाते मैं बार बार ये प्रधानमंत्री से और केंद्र सरकार से निवेदन कर रहा था, क्योंकि विपक्ष से कोई निवेदन करने का मतलब है नहीं। लुंज पुंज शक्तिहीन विपक्ष से आप कहकर के अपनी ही बात का
सम्मान समाप्त करते हैं। इसलिए मैं केंद्र सरकार से कह रहा था कि आप किसानों की बात सुनिए, ये विदेशी नहीं है, ये अपने देश के लोग हैं, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये खालिस्तानी नहीं है। और अपने मंत्रिमंडल के उन जिम्मेदार मंत्रियों को आज पहली बार कह रहा हूं, उन्हें बर्खास्त कीजिए जो किसानों का अपमान करते हैं, जो किसान परिवार से आते हुए भी अपने परिवार के द्रोही बन गए हैं, विरोधी बन गए हैं। आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के छात्रों ने महापंचायत बुलाई है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों ने महापंचायत बुलाई है। और ये महापंचायत मैं साफ कर दूं, किसी किसान संगठन ने, किसी खाप ने, किसी वर्ग ने नहीं बुलाई है, छात्रों ने बुलाई है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। देखते हैं ये पंचायत कितनी बड़ी होती है, लेकिन जितनी बड़ी भी हो, पर एक संकेत मिल गया कि इस देश का छात्र किसानों के साथ अपने को जुड़ा हुआ महसूस करता है और किसानों के समर्थन में अपनी शक्ति जोड़ने के लिए तैयार है। और मुझे इसके बाद बनारस से, गोरखपुर से ऐसे ऐसे संदेश आए हैं जिनको ये नहीं पता था कि आज कुरुक्षेत्र के छात्र महापंचायत कर रहे हैं। पर वो मुझसे ये पूछ रहे थे छात्र नेता कि संतोष जी, आप छात्र युवा आंदोलन की पैदाइश हैं, आप हमारे पक्ष में हमेशा बोलते हैं, आप हमें ये बताइए हम इसमें कैसे सहयोग कर सकते हैं। मुझे कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनसे कहा कि आपके अभी सहयोग करने की का शायद समय नहीं आया है, क्योंकि जब समय आएगा तो आपके पास अपने आप कोई ना कोई संकेत वक्त दे देगा कि अब आपको इस आंदोलन में जुड़ना चाहिए। और उनके मन के ऊपर सबसे बड़ा असर यह हुआ कि किसान पूर्णतया अहिंसक शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। और सोशल मीडिया ने उन्हें खबर और दे दी कि स्थानीय लोगों के विरोध के नाम पर जो लोग शोर मचा रहे हैं वो लोग वहां के नहीं है, बल्कि लफंगों का या गुंडों का एक दल है जो कुछ राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर के, खासकर विधायकों के साथ मिलकर के किसानों के खिलाफ माहौल बना रहा है। और इसके जवाब में सिंघू गांव का एक उदाहरण है, जहां रहने वाले 10-15 भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता इन किसानों के विरुद्ध माहौल बना रहे हैं। और गांव वालों ने इसको स्पष्ट कहा हम सब किसानों के साथ हैं, हम सब उनके आंदोलन के साथ हैं। जब उनसे ये फ्रीलांस जर्नलिस्ट ने पूछा तब फिर ये कौन लोग हैं जो आपका नाम लेके, उन्होंने कहा कि बाहर के लोग हैं, हमारे गांव का तो कोई है नहीं, हमारा पूरा गांव तो किसानों के साथ है। ये सिंघू गांव है, जो जिसके नाम पर सिंघू सीमा, सिंघू बॉर्डर पड़ा, जहां धरना प्रदर्शन हो रहा है, उस जगह के बारे में उस गांव के लोग ये कह रहे हैं। देश के नौजवानों में, छात्रों में ये संदेश पहुंच गया है कि किसानों के आंदोलन को बदनाम करने, किसानों के आंदोलन की क्षमता को कमतर आंकने और किसान आंदोलन को भटकाने के लिए एजेंसी के लोग हैं, कि राजनीतिक दल के लोग हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग है या बिजनेसमैन से जुड़े लोग हैं, जो 2-3 बिजनेसमैन सरकार का समर्थन कर रहे हैं और किसानों को चाहते हैं कि इन मांगों को मान लें। उनकी सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं, क्योंकि उनकी इस बात को किसान समझ गए। राकेश टिकैत ने एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है कि ये बादशाहों का, राजाओं का आखिरी आंदोलन है। उनसे जब ये सवाल पूछा सामाजिक रूप से चेतन पत्रकार ने, अजीत अंजुम ने पूछा कि इसका क्या मतलब है, उन्होंने कहा कि इसका, क्योंकि उनको ये लग रहा था अजीत अंजुम को कि वो राजा शब्द से आज के सत्ताधारियों की बात कर रहे हैं जो सरकार में है। लेकिन राकेश टिकैत ने साफ कहा, मैं उनके लिए इन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं जो छोटे और बड़े मिलकर के व्यापारी हैं, औद्योगिक जगत के बादशाह हैं, जो किसानों की सारी संपत्ति, चाहे वो उनकी फसल हो, चाहे वो उनकी जमीन हो, चाहे वो उनके नौजवानों का हौसला हो, तोड़ देना चाहते हैं, उन्हें पथभ्रष्ट कर देना चाहते हैं। इसका मतलब ये कि किसान इस खेल को समझ गए हैं। इसलिए देश भर के छात्रों को शायद इससे मौका मिलेगा, जो कल से परसों से मुझसे पूछ रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई राय है। मैंने उनसे कहा था कि नहीं है, कोई संकेत आएगा। लेकिन आज
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक संकेत देश भर के छात्रों को दे दिया कि आप किसानों का समर्थन करना चाहते हैं तो अपने अपने क्षेत्र में किसानों की पंचायत बुलाइए और उस पंचायत में किसानों के समर्थन की बात किसान खुद कर लेंगे। आप सिर्फ बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र भेजिए, आपको उसमें कुछ और नहीं करना है। और यही कुरुक्षेत्र के छात्रों ने, विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया। उन्होंने सबको निमंत्रण भेज दिया, सबको, लेकिन उन्होंने कैसे विरोध करना है ये नहीं बताया। अब वहां पर किसान अपने आप इकट्ठे होकर के तय करेंगे और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के तो गांव-गांव में ये आंदोलन पहुंच ही गया है और सरकार के इस दावे को खंड-खंड कर रहा है। सरकार कह रही कि सिर्फ इन 2-3 प्रदेशों का आंदोलन है, लेकिन हर जगह के किसान, सरकार जिस चीज का भ्रम फैला रही है, और मुझे कहने में ये कोई आपत्ति नहीं है कि सचमुच ये भ्रम है कि हर जगह के किसान इसमें नहीं आ रहे हैं। आज उसका जवाब किसान आंदोलन के एक नेता ने ये कह के दिया कि हम सोच रहे हैं कि सरकार को दिखाने के लिए हम 40 लाख ट्रैक्टर का मार्च दिल्ली के आसपास करें। 40 लाख ट्रैक्टर मार्च देश भर के किसानों का हम दिल्ली के आसपास करें, दूसरे शब्दों में संसद के आसपास करें, ताकि संसद की आंख खुल जाए, संसद सदस्यों की आंखें खुल जाएं, राजनीतिक दलों की आंखें खुल जाएं। और इसके बावजूद सारे किसान नेताओं से मिलने के बावजूद, सारे विपक्षी नेताओं से मिलने के बावजूद किसान नेताओं ने किसी का भी अपने पक्ष में खुला समर्थन नहीं लिया। उनसे कहा कि आपको समर्थन करना हो, आप अपने दल के नाते कहीं भी प्रदर्शन करके लीजिए। मुझे कांग्रेस नेताओं का फोन आया कि हम अपने नेताओं से कह रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से, हम क्यों नहीं बनारस में एक रैली करें, हम क्यों नहीं गोरखपुर में एक रैली करें, क्यों नहीं हम झांसी में रैली करें। शायद यही बात मध्य प्रदेश के किसान नेता भी अपने समर्थक राजनीतिक दलों से कह रहे हैं। दिल्ली के आसपास उन्होंने राजनीतिक नेताओं के आने पर अपने मंच पर पाबंदी लगा रखी है। मिलने के लिए तो आप आ सकते हैं, लेकिन आप आंदोलन को अपने पक्ष में करने की कोशिश नहीं ले सकते, आप राजनीतिक फायदा नहीं ले सकते। और ये इस देश में पूरी राजनीतिक व्यवस्था को, जिसमें सारे राजनीतिक दल आते हैं, संसद के सदस्य आते हैं, विधानसभा के सदस्य आते हैं, उनके लिए ये पूरा आंदोलन कहीं चुनौती न बन जाए। राजनीतिक व्यवस्था बनाम जन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था बनाम किसान की व्यवस्था। और किसान, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो कि सही है कि 70% इस देश में किसान है, और आज वो 70% 20% के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उन्हें गालियां दी जा रही हैं। आज टेलीविजन चैनल, एक पूरे टेलीविजन समूह का, एक बड़े व्यापारी का, जो राज्यसभा का सदस्य है, जो चावल का व्यापारी है, जो राज्यसभा का सदस्य है, जिसने यस बैंक को बर्बाद कर दिया, उससे के सारे चैनल मिलकर के किसानों को दंगाई कह रहे हैं, देशद्रोही बता रहे हैं। और चैनल के एंकर चीख चीख कर कह रहे हैं दंगाई हैं, देशद्रोही हैं, जन विरोधी हैं। और फिर वो शिकायत करते हैं कि किसान हमें अपने बीच नहीं आने देते। हालांकि उनकी लड़कियों को, जो उनकी एंकर हैं, जितने इंटरव्यू राकेश टिकैत ने दिए, उससे उनका मन नहीं भरा, क्योंकि वो राकेश टिकैत को भरमा नहीं पाए। राकेश टिकैत से वो ये नहीं बुलवा पाए जो वो चाहते थे, टेलीविजन चैनल के लोग। और सबसे बड़ा तमाशा सारी दुनिया देख रही है और ये देश देख रहा है कि 5-6 टेलीविजन चैनल और पूरी सरकार इन किसानों के विरोध में सारे देश को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं कर पा रही है, अपनी बात समझा नहीं पा रही है, कोई तर्क नहीं दे पा रही है। और इसीलिए शायद कुरुक्षेत्र के विद्यार्थियों ने, छात्रों ने ये तय किया कि हम किसान पंचायत बुलाएंगे, महापंचायत। हो सकता है उसे तोड़ने की कोशिश सरकार के द्वारा हो,
क्योंकि हरियाणा सरकार अपनी, मैं क्या शब्द कहूं, कि बिल्कुल निम्न स्तर पर उतर आई। उसने इंटरनेट बंद कर दिए, उसने आवागमन के रास्ते बंद कर दिए, उसने किसानों को उनके गांव से धरना स्थल पर न आने देने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग शुरू किया है। और ऐसा लगता है कि सीमा दिल्ली के ऊपर आतंकवादियों का हमला होने वाला है, जो एक बड़ी सेना लेकर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं और दिल्ली की सुरक्षा के लिए सड़कों में कीलें गाड़ी जा रही हैं कि वो अगर आए उनकी गाड़ियां पंचर हो जाएं, अगर वो आए तो धरना स्थल तक न पहुंच पाए, कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली के ऊपर हमला हो जाए। और ये सब वो सरकार कर रही है जो इन्हीं लोगों के वोटों के समर्थन से सत्ता में आई है। अब मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाऊं, जो कि आप देख चुके होंगे, हालांकि बहुत सारे टेलीविजन चैनल इन फुटेज का इस्तेमाल, कि बॉर्डर के ऊपर किस तरीके से कीलें लगाई जा रही हैं, किस तरीके से लोहे की दीवारें बनाई जा रही है। और आज किसानों ने कहा, मैं अभी कोशिश करूंगा कि आपको दिखा दूं अगर हमारे पास ये फुटेज है तो, पर मैं कोशिश ये करूंगा आपको ये बताने की कि किसानों ने इसका मुकाबला एक शब्द में कर दिया कि अभी आपने सीमेंट की दीवार बनाई, सीमेंट की कीलें लगाई हैं, लेकिन वो कीलें तो उखड़ रही हैं अपने आप, क्योंकि उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। जिसे ठेका दिया गया सड़क पे कीलें लगाने का, वो कील एक हिलाते हैं, 3 उखड़ा रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार की बलिहारी है। किसानों के आंदोलन के नाम पर जितना पैसा सरकार व्यर्थ में बहा रही है, अगर किसानों से बात कर लेती तो उसका क्या जाता। किसानों से विनम्रता से कह देती कि हमने 2 साल के लिए कहा है, चलिए 2 साल की बात आप नहीं मानते, हम 3 साल के लिए कह देते हैं और 3 साल के बाद इस पे तय करेंगे, तब तक ये पूर्णतया स्थगित रहेगा। और ये प्रस्ताव संसद में ले आते कि हमने जो कृषि कानून बनाए हैं, जिसे संसद ने बनाया है, वो हम उसे 2 साल के लिए बंद करते हैं। किसान भी कहते हैं ठीक है, 3 साल के लिए आप सोचने को तैयार हैं, तो हम तब तक आपस में विचार विमर्श करेंगे, आपको प्रस्ताव देंगे, आप अपने प्रस्ताव दीजिए, जिसके ऊपर सहमति बने उसे मान लेंगे, नहीं तो फिर 3 साल के बाद हम अपना आंदोलन करेंगे और आप अपने ताकत का प्रयोग कीजिएगा जो आप समझते हैं। बड़ी आसानी से इसका हल निकल सकता था, और यही बार बार किसान नेता संकेतों में बता रहे थे। सरकार के प्रतिनिधि वहां पर्दे के पीछे जाके बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर किसान उनसे एक ही बात कह रहे थे कि आप सिर्फ जो हमारी शुरू से मांग है, उस मांग को उलझाइए मत कि हमने 50% आपकी मांग मान ली। आपने तो वो भी नहीं मानी, क्योंकि आपने एमएसपी को कानून बनाने की बात कही ही नहीं। आपने इन तीनों कानूनों को रद्द करने की बात कही ही नहीं। शब्द रद्द हो या 3 साल के लिए स्थगित हो, किसान शायद इसके ऊपर विचार करते, पर सरकार ने ये नहीं किया, क्योंकि सरकार के भीतर बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सरकार को बरगलाने में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। इसलिए, लेकिन आप अगर फुटेज देखेंगे तो आप देखेंगे कि दिल्ली के आसपास कितनी पुलिस है, खासकर गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर कितनी पुलिस है, किस तरीके से 1-1 किलोमीटर तक सड़कों के ऊपर सीमेंट के अवरोध बनाए गए हैं, गाड़ियों को नहीं आने दिया जा रहा है। तो आप तो इस आरोप को सही साबित कर रहे हैं सरकार बहादुर, चाहे वो हरियाणा का बॉर्डर या यूपी का बॉर्डर हो या पंजाब बॉर्डर हो, आप तो ये सही साबित कर रहे हैं कहावत को कि सड़कों को आप रोक रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा है। वहां पर वकील पहुंच रहे हैं, वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं। आप हाईकोर्ट में भिन्न भिन्न तरह की एप्लीकेशंस डाली जा रही हैं, याचिकाएं डाली जा रही हैं, किसानों को हटा दिया जाए, सड़क खाली कराई जाए। क्या हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस चीज को सही मानेगा कि आपने एक तरफ किलोमीटर्स तक, यानी 10 किलोमीटर का दायरा है दिल्ली के, हर तरफ आपने कीलें लगा दी सड़कों पर, आपने सीमेंट के अवरोध खड़े कर दिए, आपने सड़क खोद दी, दूसरी तरफ की सड़क किसानों ने खाली की थी, आपने उसे रोक दिया। दिल्ली आने वाली सारी मुख्य सड़कें सरकार ने बंद की, या कहें कि अधिकारियों ने बंद की, किसान ने तो नहीं बंद की।
किसान तो आपको लगातार रास्ता दिए हुए थे, और तब याद आया कि किस तरह का दुष्प्रचार जो सीएए को लेकर के शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था उसके ऊपर हो रहा था। तब भी आंदोलनकारियों ने कहा था, ये सड़क आप अपनी चालू कीजिए ना, हम कहां उसमें कुछ कर रहे हैं, हम तो एक तरफ बैठे हुए हैं, क्योंकि वहां कोई और मैदान नहीं है, कोई और जगह नहीं है। पर हमारी बात, हम इस देश के नागरिक, अगर आप हमें मानते हैं, जो पहले सीए के विरोध में जो लोग आंदोलन कर रहे थे, आज वही बात किसान कह रहे हैं कि आप हमें देश का नागरिक ही नहीं मानते क्या? जिस तरीके की आपने तैयारी की है, ऐसा लग रहा है कि हम आपके दुश्मन हैं। और ये वो लोग हैं जो इन्हीं किसानों के वोट से मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। और आज किसानों को शायद ये लग रहा है कि हमने गलत लोगों को वोट दे दिया। ये सवाल खामोखा राजनीतिक सवाल बनता चला जा रहा है। ये सवाल देश की व्यवस्था से जुड़ा है, देश के फैसलों से जुड़ा है, सरकार के फैसलों से जुड़ा है। सरकार बहुत सारे ऐसे फैसले करती है जो फैसले वो धीरे से बदल देती है। जैसे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त सन 15 में 2015 में जो लाल किले से भाषण दिया था, उसमें जो वचन गिनाए थे, जो उन्होंने अपने वादे गिनाए थे, उनको पलटना ही नहीं चाहती सरकार। कोविड को लेकर के जो उसकी स्ट्रेटजी जहां जहां फ्लॉप हुई, वो बताना ही नहीं चाहती। ये जो वैक्सीन को लेकर के इतना प्रोपोगंडा प्रचार हो रहा है, उससे ये लग रहा है कि ये पूंजी जो जो कंपनियां हैं वैक्सीन बनाने वाली, देशी या विदेशी, उनके बीच की प्रतिस्पर्धा में हमारी सरकार के नेता अपने देश के पूंजीपतियों के साथ खड़े हैं। वो वैक्सीन कितना असर कर रही है, अगर मान लीजिए तीसरे ट्रायल के बिना वो असर कर रही है, तो ये ट्रायल कैसे हुए थे, ये ट्रायल सही थे, नहीं सही थे? और अभी जिनके ऊपर वैक्सीन लग रही है, उनका कोई डेटा है क्या कि उनमें से कितने ठीक हैं, कितने कम ठीक हैं, कितने बिल्कुल ठीक नहीं है, बीमार हैं? कोई डेटा सामने नहीं आ रहा है। और कोई पत्रकार, जिसे मैं क्या कहूँ, जिसे फलाना मीडिया कहते हैं, मैं उसको फलाना ही कहता हूँ, वो फलाना मीडिया है, जो प्रो पीपुल मीडिया नहीं है। उस मीडिया के अलावा जो लोग हैं, जो विरुद्धावली गाते हैं, जो प्रशंसा करते हैं, जो चारणगिरी करते हैं, और जिसे विनोद दुआरी के शब्दों में जो दरबारी मीडिया है, वो मीडिया ये दिखा नहीं रहा है कि इसका अल्टीमेट असर देश के ऊपर क्या हुआ। कहीं ऐसा नहीं हो कि बहुत सारी खबरें जिस तरीके से देश के लोगों से छुपाई जाती हैं, क्योंकि जर्नलिज्म अपना काम नहीं कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया तो कर रहा है। सोशल मीडिया पे वो सारे लोग जो जनाभिमुख पत्रकार हैं, वो अपनी बात खुल के कह रहे हैं। डर है कि बहुत दिनों तक खुली बात नहीं कह पाएंगे। और वो जो पत्रकार, बहादुर पत्रकार मनदीप पुनिया, जिसने इस आंदोलन की सही कवरेज करते हुए अपनी गिरफ्तारी दी, जिसे पुलिस वाले जबरदस्ती एक गाड़ी में बिठाल के ले गए, वो घबराया नहीं, उसने वो रोया, चीखा चिल्लाया नहीं, चला गया। और उसके बाद पुलिस ने कहा, कोई बताया नहीं कि वो कहाँ है। ये तो उन देशों में होता है जहां तानाशाही है। ये तो कभी फिलीपींस में होता था, रूस में होता था, चीन में होता था, पाकिस्तान में होता था, बांग्लादेश में होता था, श्रीलंका में होता था, लेकिन हमारे देश में तो कभी नहीं हुआ। आप ले गए हैं, आप रिमांड ले लीजिए, आप अदालत में उसे पेश कीजिए, उसे जमानत की अर्जी लगाने का अधिकार है। सही या गलत जो जज फैसला दे, 14 दिन की न्यायिक हिरासत दे या जमानत पूरी तरह खारिज कर ले, जो भी करे जज के ऊपर है। पर यह सामान्य सामान्य प्रक्रिया का निर्वहन भी इस समय पुलिस ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने करना मुनासिब नहीं समझा। और हाई कोर्ट भी खामोश, और सुप्रीम कोर्ट भी खामोश। अपनी आंख के आगे ये संविधान का या कानून की धज्जियां उड़ते देखना उन्हें शोभा देता है क्या? आज मनदीप पुनिया की जमानत के ऊपर जो फैसला रुक गया था कल, आज रिजर्व कर लिया था, आज उसको शायद वो पढ़ें। रिजर्व करने के बाद क्या पढ़ेंगे, अंदाजा लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसकी प्रतीक्षा तो लोग कर ही रहे हैं।
हो सकता है हम जब आपसे बात कर रहे हैं इस बीच में ही कोई खबर आ गई हो, आपके पास पहुंच गई हो। पर मैं इस लाउड किसान शो में जिस बात को रेखांकित कर रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, एक तो ये हो सकता है कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक अगले 1, 2, 3 दिनों में किसानों के समर्थन में त्यागपत्र दे दें। दूसरा, आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों की बुलाई हुई पंचायत, किसान पंचायत, हो सकता है बहुत सफल हो सकता है फ्लॉप हो जाए, हो सकता है सरकार उसमें लोगों को पहुंचने ही न दे अपने अपने गांवों से, क्योंकि सरकार के पास तो पुलिस है ना, बहादुर पुलिस है और सेना है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। हो सकता है कुरुक्षेत्र के मैदान में, यूनिवर्सिटी के मैदान में पहुंचने ही न दे, ये भी हो सकता है। पर हाँ, एक संकेत आज मिल गया कि दूसरे वर्ग जो प्रताड़ित हैं, जो अपने को अनदेखा महसूस करते हैं, जिनके सामने रोजी की रोटी का रास्ता है ही नहीं, जिनके सामने भविष्य अंधकार में है और सरकार उसका कोई तोड़ नहीं दे पा रही है, जब वो किसानों को कोई हल नहीं दे पा रही है, तो छात्रों के लिए नौकरी का या सस्ती शिक्षा का, कल रात में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से छात्र जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं सारे देश में, वो परेशान है, अपनी महंगी शिक्षा से परेशान है, 30,000 से 50,000 तक की फीस को लेकर परेशान है। एक आम मध्यम वर्ग का नौजवान अपने माँ बाप से 50,000 रुपए महीने की फीस अपनी पढ़ाई के लिए कैसे दे सकता है? ये सारे देश का एक ही स्ट्रक्चर है और सरकार उसको एंजॉय कर रही है। छात्रों के दुख को ये सरकार सैडिस्ट प्लेजर की तरह से एंजॉय कर रही है। शिक्षा मंत्री के राष्ट्रीय देव कैबिनेट जो केंद्रीय कैबिनेट के शिक्षा मंत्री हैं निशंक जी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्रधानमंत्री जी को, पूरी कैबिनेट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं उन छात्रों का दर्द क्या है। और मजे की चीज कि इस बजट में उसी वर्ग के, जिस वर्ग ने सरकार का सबसे ज्यादा समर्थन किया है, मध्यम वर्ग, जिसकी वजह से निम्न वर्ग, वंचित वर्ग और यहां तक कि अल्पसंख्यकों ने भी, उसके एक बड़े हिस्से ने इस सरकार को, मौजूदा सरकार को वोट दिया, 2014 में भी 2019 में भी। उसी वर्ग को बजट में कोई भी राहत नहीं दी गई। बजट का स्ट्रक्चर ऐसा है जो ये कह रहा है, बजट के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहने से अपने को रोक नहीं पा रहा हूं कि जिसको टेलीविजन चैनल आपको नहीं बता रहे हैं, दरअसल ये बजट इस देश की बची खुची संपत्ति को बेच देने का दरवाजा उसने खोल दिया है। जितनी कंपनियां हैं, जो बची हुई कंपनियां हैं, जितने सरकार के एनजीओज हैं, और सबसे बड़ा जो रीढ़ की हड्डी बची थी एलआईसी, उस एलआईसी की 74% हिस्सेदारी बेचने का फैसला इस सरकार की वित्त मंत्री ने संसद में खुलेआम गर्व के साथ सीना तान करके और सर ऊंचा करके इसकी घोषणा की। कोई ऐसी भी सरकार होती है जो अपनी संपत्ति बेचकर, जिसको बनाने में उसका आधा नया पैसा योगदान नहीं है। 2014 से 2019 तक जितनी संपत्तियां बेचने का फैसला ये सरकार धार 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 करती जा रही है, क्या ये मान के करती जा रही है कि इस देश से लोकतंत्र समाप्त करना है? और जिनके पास ये संपत्तियां वो दे रही है, वो उसका लगातार कयामत तक साथ देंगे? वो लोग अजर हैं, अमर हैं, इस देश के लोग समझेंगे नहीं। मुझे लगता है यही समझ करके देश की सरकार देश की संपत्तियों को, जो जनता की संपत्ति है, आपकी हमारी संपत्ति है, हमारे आपके मेहनत या टैक्स के पैसे से जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर के नरेंद्र मोदी के प्रथम कार्यकाल तक बनी, क्योंकि मोदी जी के कार्यकाल में आप अगर उनसे देखें कि उन्होंने क्या क्या बनाया, क्या क्या निर्मित किया, तो शायद एक भी चीज सामने नहीं आई, सिवाय इसके कि गरीबों से जो पैसा था जनधन के नाम पर बैंकों में जमा हुआ और बैंक ने उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा काट लिया कि आपने इसमें पैसा नहीं डाला, आपने इसमें पैसा नहीं डाला। आप कर सकते हैं क्योंकि आप खुदा हैं, आप बादशाह हैं, आप देश को अपनी सल्तनत मान रहे हैं, कीजिए। लेकिन किसानों ने और छात्रों ने आपकी इस समझ के खिलाफ अपना हाथ खड़ा किया है।
लोग कहते हैं ना कि हमारे समर्थन में हो तो जो समर्थन में है वो 2 हाथ उठाए और जो विरोध में है वो 1 हाथ उठाए। देश में एक ही हाथ उठा हुआ है जो आपकी इस सोच का विरोध करता है, आपके इस थॉट प्रोसेस से सहमति नहीं रखता है। इसलिए मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों को अपनी बधाई भेजता हूं कि उन्होंने देश के दूसरे वर्गों के सामने एक उदाहरण रखा कि छात्र भी अपने अपने इलाके में किसानों की पंचायत कर किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। और आखिर में किसानों को बधाई कि उनके इस शांतिपूर्ण आंदोलन का और उनके इस सात्विक आंदोलन का असर सरकार पर भी पड़ रहा है। सरकार के कई सारे मंत्री सहमत नहीं है। कुछ वो भी मंत्री हैं जिन्हें अब अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठे प्रचार में शामिल होना पड़ रहा है। तीसरे या चौथे नंबर के मंत्री हैं, वो इस समय किसान, जिसे देश विरोधी किसान विरोधी कानून बता रहे हैं, उसके समर्थन में कल से बुरी तरह से प्रचार अभियान में जुट गए हैं। और दूसरे हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर, प्रवक्ता थे पहले, और अब जो बोल रहे हैं लोगों को उनकी बात सब समझ में आ रही कि इसके पीछे तर्क क्या है, इसके पीछे हो क्या रहा है, इसके पीछे सत्य क्या है। तो मैं ये मानता हूं कि जो घटनाएं घट रही हैं वो घटनाएं देश के भविष्य के लिए अच्छी हैं या बुरी मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, इस देश की राजनीति के लिए इसलिए अच्छी हैं क्योंकि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था जो देश की जनता के खिलाफ, मौजूदा चुनाव व्यवस्था जो देश की जनता की इच्छा को पूरी तरह परिलक्षित नहीं करती, प्रकट नहीं करती, ये आंदोलन उन जगहों पर पहुंच रहा है। अब धीरे धीरे चुनावों में सुधार की मांग उठेगी, चुनाव प्रक्रिया बदलने की मांग उठेगी, और ये सारी मांग अब वो लोग उठाएंगे जिनके दामन पर कोई दाग नहीं है। और जो ये सारी बात 1 एकड़, 2 एकड़, 1 बीघा, 2 बीघा किसानों के समर्थन में कर रहे हैं ताकि वो लोग अपनी फसल बेचें तो उन्हें वो भाव मिले जो इन्हें मिलता है, यानी कोई भी उससे कम भाव में खरीद नहीं सकता। अगर खरीदे और किसान चाहे तो उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखा दे ताकि उसे सजा मिले। पर इस सरकार ने तो वो अधिकार ही किसानों से छीन लिया इन कृषि कानूनों में। इसीलिए किसान चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द हों और नए सिरे से इन्हें बनाया जाए। कोई भी किसान सरकार के प्रोपोगंडा में नहीं फंस रहा है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो अपने सारे कार्यकर्ताओं को किसानों के बीच भेजे ना, गांव गांव, और उन्हें समझाने की कोशिश करे कि तीनों कानून किसानों के हक में ही नहीं, देश की जनता के हक में है, ग्रामीण जनता के हक में है। इससे रोजगार बढ़ेगा, इससे गरीबी दूर होगी, इससे लोगों के सपने पूरे होने में 4 कदम चलने में आसानी होगी, जैसा कि प्रकाश जावड़ेकर बोल रहे हैं, जैसा कि टेलीविजन पर आने वाले सरकार के मंत्री बोल रहे हैं। इसको किसानों को समझाओ ना गांव में जाकर के। आपकी जो अनुषांगिक ताकतें हैं उन्हें भी लगा दीजिए, विश्व हिंदू परिषद को लगाइए, आप इसमें विद्यार्थी परिषद को लगाइए, आप अपने किसान मोर्चे को लगाइए, जो आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ किसान संघ है, मजदूर संघ है, उसको लगाइए। देखिए वो जाते हैं कि नहीं जानते, जाते हैं। आप इसमें संघ के लोगों को लगाइए, सबसे बड़ा संगठन आपके पास है, स्वयंसेवी संगठन है, लोगों के सुख दुख में साथ होता है, तो आज उसे लगाइए गांव गांव में और लोगों को समझाए कि ये जो आंदोलन है कितने सही है और देश के हित में है, किसानों के हित में है। राजनीति का मुकाबला सीमेंट की दीवारों से नहीं होता, सीमेंट की दीवारों से दुश्मन देश की सीमा का मुकाबला होता है। राजनीति का मुकाबला राजनीतिक तरीके से होता है। अगर एक राजनीतिक सवाल आपने बनाया है, जिसे किसान राजनीतिक सवाल नहीं बनने देना चाहते, पर आपके रुख ने इसे राजनीतिक सवाल में बदलने की कोशिश की है, तो उसका मुकाबला राजनीतिक तरीके से कीजिए। क्योंकि अभी तक तो किसी की भी बात जो सरकार के लोगों ने तर्क दिया है किसानों की समझ में नहीं आई। कांग्रेस की समझ में आई हो, दूसरी राजनीतिक पार्टियों की समझ में आई हो, उससे मैं नहीं जानता,
लेकिन किसानों की समझ में नहीं आई है। इसके मसले में मैं श्योर हूं, और अब तो छात्र भी उसे नहीं समझ रहे हैं। नहीं तो क्यों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में खट्टर जैसे महान मुख्यमंत्री के होते हुए, जिसने 2-2 बार चुनाव जीता, और कहीं इसका अनुसरण करते हुए हरियाणा की सरकार टूट गई और दुष्यंत चौटाला जो वहां मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तब क्या होगा? ये कल्पना की संभावना नहीं है, ये सच होने वाली संभावना है कि दुष्यंत चौटाला हरियाणा की सरकार से अलग हो सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको सत्यपाल मलिक की संभावना, दुष्यंत चौटाला की संभावना और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों के समझ की संभावना का संदेश दे रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं। आप ध्यान से देखें, नजर रखें कि देश में अगले दिनों में क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, ये जिस तरीके से सीमेंट की दीवारें, जिस तरह से पुलिस लोहे की लाठियां ले रही है, और पुलिस के हाथ में तलवारें किसने दिलवाई? कौन केंद्र सरकार का मंत्री है जिसने पुलिस को तलवारें लेकर के, वो वीडियो लाइन में खड़ी नंगी तलवारें लिए हुए पुलिस के लोग, वो वीडियो चारों तरफ प्रचारित कराया डराने के लिए, वो कौन मंत्री है? कोई तो है जिसके आदेश पर ये सब हुआ। आखिर तलवारों का पैसा कहीं से आया होगा, जैसे लाठियों का पैसा कहीं से आया, स्टील की लाठियों का। तो अब सरकार स्टील की लाठियों से पुलिस को दे करके और तलवारें दे करके किसानों का आंदोलन या उनका हौसला तोड़ना चाहती है। ये खतरनाक खेल है, क्योंकि ये नारा भी बड़ा खतरनाक है, जय जवान जय किसान। दिया तो श्री लाल बहादुर शास्त्री ने था, लेकिन जिसका इस्तेमाल किसान कर रहे हैं, जय जवान जय किसान, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जवान भी हमारे ही परिवार का है, चाहे वो सेना का जवान हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का जवान हो, चाहे रेगुलर पुलिस का जवान हो, चाहे होमगार्ड का जवान। और किसानों को पूरा भरोसा है कि वो हमारे खिलाफ जुल्म नहीं करेगा। वही जुल्म करेगा जैसे घर में बिगड़े लड़के भी होते हैं, उन्हीं में से कोई होगा जो उसका इस्तेमाल करेगा, पर बड़े पैमाने पर फोर्स इस्तेमाल नहीं करेगी। सरकार अनुशासन के बल पर कुछ करा सकती है, पर मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि ये किसान आंदोलन 26 जनवरी के बाद एक ऐसे दौर में पहुंच गया है जिसे रोकने का अभी भी क्षमता, समझ, ताकत भारत सरकार के पास है। भारत सरकार सिचुएशन को और बिगड़ने से उसे बचा लेना चाहिए, और किसानों के बीच जाकर के बात करके, चाहे सिंघू बॉर्डर पे जाएं, चाहे टीकरी पे जाएं, और चाहे गाजीपुर बॉर्डर पे जाएं, वहां जाके किसानों से बात करनी चाहिए और किसानों से अनुरोध करना चाहिए कि देश के लिए आप इसे बंद कर दीजिए। भले ही किसान कहें कि आप अपने लिए चाहते हैं, देश के लिए थोड़ी चाहते हैं, पर वो किसानों के तर्क हैं, आपके तर्क तो ये नहीं है। आप तो अपना गुडविल जेस्चर दिखाइए। मुझे पता नहीं कि इस देश में चारों तरफ से उठती हुई आवाज जब सरकार अपने कानों में नहीं पड़ने देना चाहती, और जो उसने उदाहरण पेश किया है सड़कों के ऊपर लोहे के तारों से, लोहे के कीलों से, सीमेंट के अवरोधों से, वो संदेश तो बहुत अच्छा संकेत देश को नहीं दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि सरकार को किसानों को तैयार करना चाहिए कि 40 लाख ट्रैक्टर मार्च करने की बात वो न कहें। और आप देखिए जनता कैसे फैसला करती है। बस ये आखिरी लाइन है, वो ये कि सरकार चाहती है कि अब आंदोलन फैले नहीं, इसलिए उसने आंदोलन को घेरने की कोशिश की। अभी किसान नेतृत्व ने घोषणा नहीं की है, और किसानों के बीच से एक बात उठी और उसे टेलीविजन चैनलों ने देश में फैला दिया। किन टेलीविजन चैनलों ने? वही जिन बंदर के हाथ में जिनके उस्तरा है, उन्होंने सरकार के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी। उन्होंने 6 तारीख की घोषणा कर दी कि देश भर में सड़क जाम का सत्याग्रह होगा किसानों की तरफ से, जबकि किसानों संगठनों ने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है, मीटिंग नहीं की इस सवाल पर। उन्होंने एक इशू को किसानों का इशू बना दिया। अब किसान करें तो वो सफल होंगे, न करें तो माना जाएगा कि किसान
किसानों ने सरकार को डरा दिया और उनके निवेदन के ऊपर उन्होंने सड़क जाम नहीं की। अब ये सरकार समर्थक टेलीविजन चैनलों ने सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी कि 6 अगले महीने की मतलब 6 तारीख को सड़क जाम होगी। आप सोचिए। तो बहरहाल मैं आपसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि आप नजर जमाए रखेंगे देश में घटने वाली घटनाओं के ऊपर, क्योंकि आप इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, आप इस देश के जिम्मेदार छात्र हैं, नौजवान हैं। नजर जमाए रखिए और जो देश के हित में हो और जो आपके हित में हो, जो आपके परिवार के हित में हो, वही कीजिए। किसी के बहकावे में मत आइए, एक पक्षीय मत बनिए, दोनों पक्ष का सोचिए और तब फैसला कीजिए। मैं आपसे विदा लेता हूं लाउड फार्मर शो में आज बस इतना ही। नमस्कार।